कर नरेन भाई। सकते हैं। हाँ चलिए, आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू कीजिए हाँ नरेन भाई। जी, हाँ जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, तो मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नरेन भाई। आवाज आ रही है ना मेरी? थोड़ी ब्लर्किंग हो रही है, कट कट के आ रही है भाई। हेलो। आई एम राइट? प्रमिला दीदी कंफर्म कीजिए एक बार जरा। एक हेलो। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब अब से कीजिए। अब सही आ रही है। हाँ। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो नरेन भाई। हाय नरेन जी। भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ। हाय। आज के दिन शराब नहीं पी है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मदर ग्रुप मुक्ति ग्रुप जयपुर है और होम ग्रुप आशा ग्रुप कोटपुतली। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल पीपल कि यार आज मुझे बोलने का मौका दिया। अभी साथियों को जब देख रहा था मीटिंग में, प्रोमिला थी, तो मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे। यार, आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा मेरे दिल के करीब है। कि ए में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मंच तैयार है, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो किस बात का सॉल्यूशन चाहिए था मुझे, ये जानने के लिए मुझे थोड़ा अपने अतीत में जाना पड़ेगा। साथियों, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ जहाँ शराब को सोशल एक्सेप्टेंस था। शादी विवाह जब भी कोई फंक्शन होता था तो शराब एक सामान्य सी चीज थी। लोग बड़े इज्जत से शराब पीते थे। मैं भी उन्हें देखता था। ऐसे ही एक अवसर पर 7-8 साल की उम्र में मुझे मेरे पापा ने एक चम्मच शराब पिलाई। ठंड का मौसम था और वो थोड़ी सी शराब पीकर मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। और अगली शाम मैं फिर से उनके पास पहुंच गया जहां मेरे पापा और मेरे मामा दोनों शराब पी रहे थे। मैंने पापा ने पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा कि जो थोड़ी सी दवाई और दे दो, कल वाली। उन्होंने मुझे डांट दिया, कहा कि ये कोई बच्चों के पीने की चीज नहीं है। यार, मुझे बहुत बुरा लगा। उस 7 साल के नरेन ने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि इस दवाई में क्या है, मैं इसका पता जरूर करूंगा। और उसके बाद मुझे जब भी मौका मिलता, वो बची हुई जो बोतल होती लास्ट में खाली हो जाती, 2 बूंद बचती, तो मैं चोरी चोरी उसको भी पीने की कोशिश करता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो जो पापा की रखी हुई शराब थी उसमें शराब चुरा के पीना, बाद में पानी मिला देना। इस प्रकार मैं शराब के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, शराब पीने की जो एक्टिविटी थी वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। ज्यादा डीपली उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं अपने ग्रुप का हीरो बन चुका था, जो सबसे ज्यादा शराब पीता था, जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में शराब अवेलेबल कर लेता था। और मुझे इस पर बड़ा गर्व था। कुछ साल बड़े मजे किए यार, खूब मजे दिए शराब ने। फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरे दोस्त लोग मुझे कहने लगे कि यार तू है ना ज्यादा लेता है। क्योंकि वो लोग जितनी डिमांड करते थे मैं उससे ज्यादा क्वांटिटी का अरेंज करता था। और मुझे तो खुशी होती थी इस चीज में कि यार मैं उन सबसे ज्यादा पी रहा हूँ। लेकिन पीने के बाद है ना, कुछ तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। सुबह उठ के थोड़ा अजीब सा लगता था और ये लगता था कि यार रात को थोड़ी ज्यादा हो गई। इसी दौरान शादी हो गई, नौकरी लग गई, बच्चे हो गए। अब तो लाइसेंस मिल गया अपने को पीने का, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है। शराब जारी थी। लेकिन अब घर में लड़ाइयाँ होने लग गई। घर वालों ने रोकना शुरू कर दिया, टोकना शुरू कर दिया। तो मैंने बाहर पीना शुरू कर दिया। और आज क्योंकि ओपन सेशन है, फैमिलीज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं घर पर पी रहा था, तो तब फिर भी मेरी एक लिमिट थी यार। और जिस दिन मेरे घर वालों ने मुझे शराब के लिए मना किया,
और घर में पीना मेरा बैन कर दिया गया है और मैंने बाहर पीना शुरू किया। मेरी शराब ना चाहते हुए भी यार बढ़ने लगी। अब कई बार ऐसा होता था कि शाम को मुझे पता होता था कि आज बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं सोचता था कि चल दोपहर में ही पी के चलते हैं। तो मैंने 1-2 बार दोपहर में पिया और घर गया। किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब मेरा दोपहर का पीना चालू हो गया। ऐसे ही एक दिन सुबह पीना शुरू हुआ, तो अब वो सुबह का भी रेगुलर हो गया। मैं खुद परेशान था यार कि ये शराब मेरी बढ़ती हुई इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे तो सिर्फ इतना लग रहा था कि पैसा खर्च हो रहा है ज्यादा। तो पैसा अगर होता तो मैं और ज्यादा पीता। और महीने के लास्ट वीक में जब पैसे नहीं होते थे तो मैं थोड़ा कम पीता और उस चीज को ये दिखाता कि देखो अब मैंने कंट्रोल कर लिया है। कुछ साल ऐसे चला। फिर उसके बाद 2006 से और 2012 तक तो मेरा जो रौद्र रूप था वो निकल कर आगे आ गया। मैं ना चाहते हुए भी 24 घंटे का शराबी हो गया था। फादर मेरे एक्सपायर हो चुके थे, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे थी और उसके बावजूद मैं 24 घंटे का शराबी बन चुका था। अगर मुझे कोई भी काम करना होता, मेरी डिपेंडेंसी शराब पर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इनफली मुझे अगर सब्जी खरीदने भी मार्केट जाना है तो मैं सब्जी बाद में खरीदता, पहले अपना एक क्वार्टर टिकाता। और अब मुझे कोई गिल्ट भी नहीं था इस चीज का लेकर कि मैं ऐसे क्यों पी रहा हूँ। मुझे लगता था कि यही मेरा सामान्य जीवन है। सामान्य लोग इसी प्रकार जीते होंगे, सब लोग पीते हैं। कई बार घर वाले समझाने का प्रयास करते कि तू उस शादी में गया था और तूने दारू पी के इतना नाटक किया, क्या जरूरत थी तेरे को पीने की। मैं कहता मैंने कौन से अकेले ने पी थी, पूरी बारात ही पिए हुए थी। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली तो क्या हो गया। हर बात के लिए मेरे पास बहाने थे। 2010 आते आते अब मुझे ये लगने लग गया था कि तेरा अंत निश्चित है। कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था यार। मैं नहीं चाहता था अब 2010 में आने के बाद कि मैं शराब पीऊं, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे कदम हमेशा बार की ओर चले जाते थे। मैं कितनी भी कस्में खा लूं, कितने भी वादे कर लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मंदिर, मस्जिद सब कुछ घर वालों ने करके देख लिया। ताबीज, बबूत, जिहद तो मैं गया नहीं ईश्वर की कृपा से। लेकिन मारपीट वगैरह वगैरह जो कुछ घर वाले कर सकते थे वो सब मेरे साथ हुआ। हालत मेरी शारीरिक ऐसी हो गई थी कि सुबह शराब नहीं मिलती थी तो मेरे हाथ कांपते थे। मैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर में साइन नहीं कर पाता था, इतना बुरा हाल था। मैंने ये सोच लिया था कि यार मेरा मरना निश्चित है, अब शराब छूट नहीं सकती। ऐसे में ही AA का मैसेज मिला सत्यमेव जयते के माध्यम से और मैं अल्कोहलिक अनोनिमस पहुंचाया। हर तरफ से निराश होकर एक आखिरी उम्मीद मुझे नजर आई जब मैंने ये 20 क्वेश्चन सोल्व किए। उसमें मेरे लगभग 16 सवाल मेरे सही आए। तो पहली नजर में तो मैंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया था यार कि यार ये डिजाइन ही इस प्रकार से किए गए हैं कि कोई भी इनको पढ़ेगा तो वो फांसेगा, एक आध तो सबका ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद ईश्वर की असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये तेरे लिए तो तैयार नहीं किए गए हैं। ये दुनिया की नंबर वन जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जॉन हॉपकिंस बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो कुछ तो सोच समझ के किया ही होगा। एक बार इन मीटिंग्स में चलकर देख लेने में तेरा क्या जाता। हालांकि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी शराब बंद हो जाएगी।
लेकिन घर वालों का दबाव था, और कुछ कहूं तो ईश्वर की असीम कृपा थी कि ना चाहते हुए भी मैं 22 जुलाई 2012 को एक ही मीटिंग पहुंचा। और यार ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि वहां पहली बार में ही मुझे ये समझ में आ गया कि मैं क्यों तो गधों की तरह शराब पी रहा था, और मैं क्यों शराब नहीं पी सकता। मुझे ये समझ में आ गया। मुझे पता चल गया, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वो डिजीज है, और वन डे एट ए टाइम से हमें चलना है। ये सारी बातें समझ में आ गई। हार्ट का प्रोग्राम मिल गया, और बात करने के लिए मेंबर्स मिल गए, और मीटिंग मिल गई। मेरी शराब बंद हो गई यार, क्योंकि मैंने 22 जुलाई को मीटिंग से आने के बाद पी थी आखिरी बार। तो इसलिए मैं 23 जुलाई से अपने आप को रिकवरी में मानता हूँ। अब सब कुछ अच्छा होने लगा है यार। मैं शराब को छोड़ के खुश था, जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे से कोई खुश नहीं था यार। मुझे बिग बुक समझ में नहीं आ रही थी। लोग प्रोग्राम की बात करते थे, स्टेप्स की बात करते थे। असलियत में तो हमारे उस समय जयपुर फेलोशिप में हम ज्यादा लोग थे ही नहीं। मुश्किल से हम 5-6 लोग होते थे, जिसमें 3 पुराने थे, बाकी हम नए। और वो जो थोड़ी बहुत स्टेप वर्क की बात करते थे, बिग बुक की बात करते थे, वो मेरे सर के ऊपर से निकलते। वो बात कर शराब की बात कम करते थे वो, और शराबीपन की बात ज्यादा करते थे। और मेरी नजर में शराबीपन का मतलब था शराब पीना। मैं सोचता था कि शराब पीना मैंने बंद कर दिया है, तो अब मेरा जो शराबीपन है वो भी चला जाएगा। यही मेरी भूल थी यार। एल्कोहलिक अनोनिमस का जो कार्यक्रम है, वो शराब बंद कर देने का नहीं है। यह है शराब को बंद रखने का है। एल्कोहलिक अनोनिमस में जो ये चैप्टर है, देयर इज ए सॉल्यूशन, की यहाँ एक समाधान है। ये शराब बंद करने का समाधान नहीं, ये शराबीपन का समाधान। इस बात को समझने में मुझे लगभग 18 महीने लगे। 18 महीने के बाद मैंने जब स्पॉन्सर के साथ काम शुरू किया, तो तब मेरी आंखों पर जो जाला मोतियाबिंद हो रखा था, वो हटा। और तब मुझे इस कार्यक्रम की जो महानता, गहनता, गहराई, वो मुझे समझ में आने लगी। साथियों, शराब बंद करने के हजारों तरीके हैं। कोई भी सामान्य आदमी किसी भी तरह अपनी शराब बंद कर सकता है। बहुत सारे पैटर्न है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ए मीटिंग में आओ तो ही आपकी शराब बंद हो। लेकिन शराबीपन का कहीं कोई इलाज नहीं है साथियों, सिवाय इन मीटिंग्स के। अगर एल्कोहलिज्म का कोई सॉल्यूशन है, तो वो ये 12 स्टेप प्रोग्राम है। और हमारा डॉक्टर कोई है, तो वो बिग बुक है। ये बात बड़ी कठिनाई से मैं समझ पाया है यार। इतना आसान नहीं था। जब शुरुआत में बिग बुक पढ़ने की बात आती थी, तो मैंने इसको नोवेल की तरह पढ़ा, और मैं कभी भी बिल की स्टोरी से आगे गया ही नहीं यार। बिल की स्टोरी तक जाते जाते मैं बोर हो जाता था, और बंद कर देता था। लेकिन जब मैं स्पॉन्सर के साथ बैठा, और मैंने बिग बुक को उनके अनुसार पढ़ना शुरू किया, जैसा वो बताते गए, तो मुझे पता चला कि यार बिग बुक में ना सिर्फ शराबीपन का, बल्कि मेरे जीवन की विभिन्न समस्याओं का भी समाधान है। और ये समाधान आज से नहीं है। ये प्रोग्राम 1934 में स्टार्ट हुआ। तब मेरा छोड़ो, मेरे बाप का भी जन्म नहीं हुआ था। और 1939 में पहली बार बिग बुक पब्लिश हुई। तब से लेकर आज तक
इसमें जो समाधान बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, वो जस के तस हैं। अगर ये पैटर्न काम ना करते, अगर ये तरीके काम नहीं कर रहे होते, तो अब तक या तो इनको बदल दिया गया होता, या इस किताब को उठाकर कहीं कूड़े के ढेर में फेंक दिया होता। क्यों आज भी इतने सालों के बाद भी हम सब लोग बिग बुक को अपने दिल से लगा के रखते हैं? इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि हाँ, इस किताब के अंदर हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। उस समाधान को ढूंढने के लिए हमें इस किताब के अंदर घुसना होगा। और ऐसा नहीं है कि यार मैं अकेला घुस जाऊंगा। इस किताब में बहुत सारी वो सुरंगें बनी हुई हैं। मैं कहीं भी जाकर कहीं भी भटक सकता हूँ। तो इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो पहले से इन रास्तों को जानता हो, जो इन रास्तों पर पहले चल चुका हो। तभी मैं इस किताब को समझ सकता हूँ और इसके अनुसार जीने का प्रयास कर सकता हूँ। साथियों, मुझे एनोनिमिटी ब्रेक करने में कोई वो ऐतराज नहीं है। मैं व्यवसाय से एक अध्यापक हूँ और मैंने बहुत सारी स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी के रूप में की है। तो मुझे लगता था कि यार एक किताब ही तो पढ़नी है यार, इसमें स्पॉन्सर की कहाँ जरूरत पड़ेगी, कि इसमें मार्गदर्शन कहाँ चाहिए यार, मैं अपना खुद पढ़ लूंगा। और जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मैं जितना अकेला पढ़ता गया बिग बुक को, उतना ही यह मेरे से दूर होती चली गई है यार। मैं समझकर भी चीजों को समझ नहीं पा रहा था। बहुत अच्छे से ये किताब मुझे समझाती है कि ये सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करती है, ये सबके लिए काम करती है। जब ये चैप्टर मैं खोलता हूँ तो मेरी नजर जाती है, कितना स्ट्रिक्टली लिखा है कि कैसे कैसे लोगों पर इस प्रोग्राम ने काम किया है। बिग बुक स्पष्ट कहती है कि इस संस्था में देश के सभी वर्ग और व्यवसायों के साथ साथ कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व हुआ है। हम वे लोग हैं जो सामान्यतः दूसरों से जल्दी घुलते मिलते नहीं है। मैं भी शराब पीने वालों को छोड़कर किसी के साथ दोस्ती नहीं करता था। और यहाँ ए में भी मैंने देखा कि कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई वकील आ रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई रिक्शा चालक आ रहा है, कोई मेरे जैसा टीचर आ रहा है, तो कोई स्टूडेंट आ रहा है। और सब एक दूसरे के साथ इतना घुलते मिलते हैं। सब आफ्टर मीटिंग भी एक दूसरे के साथ चाय की थड़ी पे चाय पीते हैं। तो ऐसा जो भाईचारा और दोस्ती, ये अल्कोहलिक एनोनिमस के अलावा मुझे कहीं नहीं मिलेगी। ये भाईचारे का ही प्यार होता है कि मेरे जैसा आदमी बिना कुछ अपना दिमाग लगाए कीप कमिंग बैक के स्लोगन को फॉलो करता है और अगली मीटिंग में तुरंत पहुंच जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस की तरह है। आगे कितने स्टीक एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि हम लोग एक तबाह हुए जहाज में बचे उन यात्रियों की तरह हैं, जो बचाव के तुरंत बाद बचाव जहाज में सवार हैं, जिनमें गहरी मित्रता, खुशी और प्रजातांत्रिक भावना व्याप्त है, जो पूरे जहाज में फैली हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाज से बचे हुए यात्री कुछ समय के बाद उस तबाही से बचने की खुशी को भूल जाते हैं, परंतु हमारे जैसे लोग जो इस तबाही से बचे हैं, उनकी खुशी एक दूसरे से अलग होने पर भी कम नहीं होती। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ए मीटिंग्स में आते हैं, ईश्वर उन पर कृपा करता है, वो रिकवरी में आ जाते हैं, वो मीटिंग में आना बंद कर देते हैं और 2-3 साल बाद वो हमें मिलते हैं और हम हमारा सवाल उनसे यही होता है, और कैसा चल रहा है? और वो आदमी मुस्कुरा कर कहता है, भाई साहब भगवान की कृपा है, आज के दिन शराब नहीं पी है। हम खुश हो जाते हैं। उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई गुस्सा नहीं होता कि तू मीटिंग क्यों नहीं आ रहा, तू प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहा। हम इसी बात से खुश हो जाते हैं कि वो इतना कह देता है कि मैं आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। ये जो है प्रोग्राम,
यहीं पर ये संभव है कि कोई आदमी हमें आकर बताता है कि आज उसने अभी जैसा हमारे रेवती भाई पूछ रहे थे कि किसी ने आज 30 दिन 60 दिन 90 दिन इस प्रकार पूरे किए हो, तो ऐसे व्यक्ति जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी शराब से दूरी की भी खुशियां हम मनाते हैं। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में ही है। और यही वो भावना है जिसके कारण हम सब मजबूती के साथ एक रूपता में इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और एकता, जिस एकजुटता की बात मैं कर रहा हूं, ये मेरे समाधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। मेरी कोई भी समस्या हो, मेरी सारी समस्याओं की जड़ मेरा शराबीपन रहा है। शराब मेरी बीमारी का लक्षण मात्र थी। बिग बुक एक जगह पे ये भी कहती है कि शराबी की असली समस्या उसके शरीर की अपेक्षा उसके दिमाग में होती है। तो मैं अपना दिमाग किसके सामने खोलूं? मेरे लिए तो कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जो ईश्वर थे, जिन्हें हम सभी भगवान का सा दर्जा देते हैं, हमारे को फाउंडर, वो 1934 में ही मेरे लिए एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर कर गए थे जहां मैं अपनी ब्रेन सर्जरी करवा सकूं, जहां मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है, जहां मैं खुलकर अपने दिल की बातें कर सकता हूं, जहां मेरे दिमाग में जो कचरा चल रहा होता है, कूड़ा चल रहा होता है, जो गंदे गंदे ख्याल चल रहे होते हैं, वो आकर मैं लोगों को फ्रीली बता सकता हूं। क्योंकि मुझे रिजाइनमेंट है मेरी पत्नी पर, मेरी माँ पर, मेरे बच्चों पर। अब ये बातें मैं किसको बताऊं? जिसको भी बताऊंगा वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे व्यक्तित्व की इन कमजोरियों का फायदा उठाएगा। ये सामान्य तरीका है इस दुनिया का। लेकिन मुझे इस एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में, इस कार्यक्रम में, अपने स्पॉन्सर के सामने वो फ्रीडम मिलती है, वो गारंटी मिलती है कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ आप तक और ईश्वर तक ही है। कोई मेरे द्वारा बताई गई चीजों का दुरुपयोग नहीं करेगा। तभी मैं खुलकर अपने आप को व्यक्त कर पाता हूं। और जब तक मैं अपने डॉक्टर को, जो मेरा इलाज करने वाला है, मेरा काउंसलर लगा लो, मेरा स्पॉन्सर लगा लो, उसको मैं अपने एक एक बात नहीं बताऊंगा बीमारी के बारे में, तब तक वो मेरा इलाज सही से कैसे करेगा? तो मेरे जैसे रोगी को एक वातावरण प्रदान करने का काम भी अल्कोहलिक एनोनिमस ही प्रदान करती है, और कहीं मुझे नहीं मिल सकता ये। एक निशुल्क उपाय, एक सच्चा और ईमानदार मार्गदर्शक कहाँ मिल सकता है आज के युग में, सिवाय अल्कोहलिक एनोनिमस के कहीं नहीं मिलता। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि शराब के बारे में सोचना हमें बंद करना पड़ेगा। शराब तो मेरी उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ। क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि मैं शक्तिहीन हूँ, तभी मैं शराब नहीं पी सकता, और शराब छोड़ने के लिए ही मैं ए में आता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि कई बार सुना है कि किसी के अंदर कोई भूत प्रेत होता है, तो वो किसी मंदिर में जाते हैं, तो वो भूत होता है वो मंदिर के बाहर ही रुक जाता है। नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक जो ताकतें होती हैं, वो उस जगह पर प्रवेश नहीं करती जहां पर सकारात्मक वातावरण होता है। तो मैं जब ए मीटिंग में जाता हूँ तो मेरी शराब तो वहीं बाहर रह जाती है, लेकिन जो मेरे दिमाग के अंदर शराब बैठी रहती है वो मुझे वहां बैठे बैठे भी परेशान करती है। और उसी का समाधान ढूंढने के लिए मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। तो साथियों, वो समाधान अगर आपको चाहिए तो आपको बिग बुक में ही मिलेगा। और उसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको हमारी मीटिंग्स हैं वो हमें दर्शाती हैं
कि जिन जिन साथियों ने अपने आप इस प्रोग्राम को करने का प्रयास किया, उनका परिणाम कुछ अच्छा नहीं रहा। अब ये बात आती है कि इस प्रोग्राम को समाधान की फीस क्या लगेगी। भाई कोई भी डॉक्टर है वो पैसे तो लेगा ना, अब मेरा इलाज करेगा तो बदले में कुछ तो चार्ज करेगा। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम भी मेरे से फीस लेता है। फीस में वो मेरे से तीन चीजें मांगता है: ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस। ईमानदारी, इच्छा, खुलापन और इच्छुकता सॉरी। और बिग बुक हमें स्पष्ट बताती है कि इन तीनों के अलावा इन तीनों के बिना इस कार्यक्रम में आपका काम नहीं चलेगा, ये अनिवार्य है। तो मुझे स्टेज मिल गया है, मुझे डॉक्टर मिल गया है, मुझे हॉस्पिटल मिल गया है, मुझे दवाइयों का पता लग गया है। तो अब क्या दिक्कत आ रही है समाधान में? रोज मीटिंग जा रहा हूँ, शराब भी नहीं पी रहा, फिर भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। स्पॉन्सर भी ले लिया है, बिग बुक भी पढ़ रहा हूँ, स्टेप्स भी कर रहा हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत आती है यहीं पर कि मुझे अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि ये जो HOW बताया गया है मुझे, कि मेरी ईमानदारी कितनी है खुद के प्रति और प्रोग्राम के प्रति। मैं आज के दिन शराब नहीं पीता हूँ, यहां मैं 100% हो जाता हूँ। मुझे नहीं पीनी आज के दिन, हार्ट का पालन करना है, सारी बातों का मुझे पता है। हाउ एनी कंडीशन में आज के दिन शराब नहीं पीता, ये हमारा। यहाँ पर आई एम 100% ऑनेस्ट। बट जो शराबीपन के विचार हैं उनके बारे में क्या? मेरे जो एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, उनके बारे में क्या? वहां मेरी ईमानदारी जितनी प्रतिशत कम रहेगी, उतना ही ये प्रोग्राम मेरे ऊपर उतना ही कम काम करेगा। समाधान तो है, आपके पास है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। सारी दवाइयां आपको दे दी, उठाकर मुंह में तो आपको डालनी है। अब आपकी जगह पर या मेरी जगह पर स्पॉन्सर तो दवाइयां खाएगा नहीं ना। स्पॉन्सर तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। आप जो उसके साथ बताएंगे, वो तो उसी के अनुसार आपको बताएगा ना कि आप कहां पर गलत थे। लेकिन मेरे जैसा शराबी इतना शातिर होता है कि स्पॉन्सर को भी चूना लगाता है और बाद में खुद को रगड़ा लग जाता है। फिर बाद में स्पॉन्सर का दोष आ जाता है, प्रोग्राम का दोष कि ये प्रोग्राम काम नहीं करता है। देयर इज नो सॉल्यूशन। तो 12 साल का जो मेरा अनुभव है, भगवान की कृपा रही तो जुलाई में 12 साल हो जाएंगे। 12 साल में मैंने ऐसे बहुत सारे साथियों को देखा है कि जो अपना भगवान खुद बनने की कोशिश करते रहे और अपने स्पॉन्सर को भी मिसगाइड करते रहे, और हर पल वो उस लाइन को प्रमाणित करते रहे कि जो लोग अपने प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं उन पर ये प्रोग्राम काम नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साथियों कि मुझे इनिशियल स्पॉन्सर भी बहुत अच्छा मिला, और स्पॉन्सर तो मेरे हैं ही बहुत बढ़िया, कि मुझे कुछ एक चीजें बहुत सिंपल तरीके से समझाई गई। एक स्लोगन बोलते थे, स्लोगन ही है या ओल्ड टाइमर का डायलॉग था कि तुम इन कमरों में जूते चप्पल लेकर आ सकते हो, अपना दिमाग मत लेके आओ। क्योंकि मेरा दिमाग ये बताता है कि अच्छा ये बेवड़े बताएंगे तेरे को सॉल्यूशन। 100 बेवड़ों ने मिलकर एक किताब लिखी है, ऐसा कभी होता है क्या? किताब लिखने वाले, एक एक लेखक होता है किसी एक किताब का, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग मिलकर किताब लिख देते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पहले 100 लोगों ने मिलकर लिखी। अब 100 लोगों ने मिलकर लिखी है तो कुछ ना गचड़ पचड़ किया ही होगा, इसमें छोड़ यार, अपने काम के लिए। मेरा दिमाग ये समझाता है मेरे को। स्पॉन्सर कहता है कि अपना दिमाग यूज नहीं करना। मैं कहता हूं कि तुझे क्या पता मेरी सिचुएशन का?
तो जब तक मैं अपना दिमाग लगाता रहा, मुझे कोई सफलता नहीं मिली भाई। ऑनेस्टी ना सिर्फ अपने प्रति, बल्कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ और मुझे समस्याओं का समाधान चाहिए, तो मुझे उस समस्या को 100% अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने फेलो मेंबर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तभी तो बिग बुक मुझे अपना समाधान दे पाती है। अगर वहां भी मैं आधे अधूरे प्रयास करता हूं कि मैं सिर्फ स्पॉन्सर को अपना उजला पक्ष बताता हूं, तो मैं समाधान से दूर रह जाता हूं। मैंने शुरुआत में किया इस प्रकार से, तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े कि रोज प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी काम नहीं हो रहा है। फिर काहे का यार तुम बताते हो कि हर चीज का समाधान है। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका जो समाधान है वो अपने प्रोग्राम में ना हो, बिग बुक में ना हो। सिर्फ आपको चाहिए एक विजन, आपका दृष्टिकोण, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, चीजों को अपने नजरिए से ना देखकर एक दूसरे नजरिए से देखना, ये मुझे ये कार्यक्रम बताता है यार। मैं तो किसी के बोलने से पहले उसकी बातें समझ जाता था। हाँ हाँ मुझे पता है तुम यार ये बोलोगे, तुम नहीं जानते यार, मैं सब जानता हूं, मुझे पता है और मुझे ऐसा लगा। ये जो चीजें हैं ये मुझे बर्बादी की ओर ले जाती। आपके साथ बात करने पर, आपके साथ मीटिंग में आने पर, स्पॉन्सर से के साथ काम करने पर, बिग बुक पढ़ने पर मुझे क्लियरली समझ में आई कि यार असली समस्या क्या है। यार हंसी आती है। एक छोटी सी बात जो बहुत सुंदर शब्दों में हमारे बिग बुक ने बताया मैं, कि सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता, ये मेरी सारी समस्याओं का आधार है। जब तक मैं इनसे पीछा नहीं छूटेगा मेरा, तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्लियर सी बात है यार, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति मेरे जैसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उस व्यक्ति तक ईश्वर के विचार नहीं पहुंच सकते। जब मैं पी रहा था, इतना मैं आत्म केंद्रित था, सेल्फिश था कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। मैं जैसे ही पहला पैग उठाता था, मेरे अंदर से आवाज आती थी कि यार मत पी यार, घर में पंगे हो जाएंगे, मत पी। लेकिन वो आवाज को मैं दबा देता था। जो पहली वॉइस आती थी वो गॉड्स विल होती थी, वो मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, मैं समझ ही नहीं पाता था। और जब मैंने प्रोग्राम में काम करना शुरू किया और अपनी सेल्फ विल को हटाया, आज का जो टॉपिक है कि इसका समाधान है, समाधान मेरी बीमारियों का, मेरी बीमारियों की जड़ मेरा सेल्फ सेंटर्ड होना, मेरा सेल्फिश होना, और समाधान सेल्फ विल से गॉड्स विल की ओर जाना। जैसे ही मैंने अपना जीवन ईश्वर को सौंपना शुरू किया, साथियों मेरे जीवन में बदलाव होने लगे। 23 जुलाई 2012 की वो सुबह मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा, जिस दिन मैंने सुबह उठते ही चारपाई पर लेटे लेटे ईश्वर से ये कहा कि हे भगवान, मुझे आज के दिन शराब से बचे। वो पहला मेरा प्रयास था अपनी इच्छा की बजाय अपनी इच्छा ईश्वर को सौंपना, और भगवान ने यार बचाया। मैंने कोई उस दिन पूजा पाठ नहीं किया था, कोई नारियल नहीं चढ़ाया था, कोई धागा वागा नहीं बांधा था। सिंपल एक बात मैंने ईश्वर को सौंपी और ईश्वर ने उसको संभाला। यहां पहली बार मेरे और ईश्वर के जो संबंध थे उनमें एक विश्वास का निर्माण होने लगा। मुझे यकीन आने लगा कि हाँ यार, ये प्रोग्राम काम करता है।
अभी जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इसी पैटर्न पर चलते चलते मैंने 3-4 महीने निकाले। फिर जब जीवन की दूसरी समस्याएं मेरे सामने आने लगी, मैं फिर से अपनी चलाने लगा कि यार मैं शराब के मामले में तो अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप चुका हूं, लेकिन मेरे ऑफिस के, मेरे घर के, मेरे व्यक्तिगत जो भी मामले हैं, अब उनमें तुम्हारा ईश्वर क्या करेगा? तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने कहा कि तू करके देख ले। मैंने कहा करना तो मुझे ही है। साथियों, मैं जो प्रयास कर सकता था, जो मैं कोशिश कर सकता था, मैं करके थक गया, बिल्कुल थक गया, एकदम निराश हो गया। फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं? बोल, कर लिया तूने? अपनी चला के देख ली? मैंने कहा हाँ, चला के देख ली। बोला कोई बात नहीं, अब सब ईश्वर पे छोड़ दे, प्रार्थना कर, भगवान सब ठीक करेगा। लिटरली उस दिन मैंने यार तीसरे कदम की जो प्रार्थना की, घुटनों के बल जाके की, और लगभग 40-45 मिनट बाद ही यार मुझे चमत्कार का अनुभव हुआ। जो मेरी समस्या पिछले 3-4 महीनों से अटकी पड़ी थी, वो अचानक से सोल्व हो। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था यार। उस दिन मेरी आंखें खुल गई कि सच में यार, जब मैं चीजों को ईश्वर पे छोड़ता हूँ, अपनी इच्छा का पालन ना करके ईश्वर की इच्छा पर चलता हूँ, तो मेरा जीवन आसान होने लगता है। हम इस चैप्टर को जब भी पढ़ते हैं, देयर इज ए सॉल्यूशन, तो जनरली मैं तो इसको स्किप कर देता था कि इस शराब बंद करने के समाधान। लेकिन जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं, तब मुझे पता चलता है कि इसमें किस किस चीजों का समाधान है। साथियों, ज्यादा बस समय हो रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा, फैमिली के लोग भी जुड़े हुए हैं, कि शराबीपन का अगर कहीं कोई समाधान है, तो वो ये 12 कदमों का कार्यक्रम। ये 12 कदम काम करते हैं। इस बात की गवाह सिर्फ एल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है, हमारी एल एनोन की बहनें भी इस बात की गवाह हैं, हमारे वो नन्हे मुन्ने एल्टीन के बच्चे भी इस बात के गवाह हैं कि हाँ, यहाँ पे समाधान है। यहाँ सिर्फ एक शराबी का समाधान नहीं है, उसके बीवी बच्चों, उसके मित्रों, परिजनों, और बहुत सारे जो दूसरे नशों से ग्रस्त हैं हमारे साथी, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, उन सब का अगर पैटर्न है काम करने का, तो वो ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। तो समाधान आपका शराब बंद करना नहीं है, समाधान आपका इन 12 कदमों पर एक स्पॉन्सर के साथ जीवन जीने का है। मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, जिसने मुझे ये प्रोग्राम दिया, एक इतना समझदार अनुभवी स्पॉन्सर दिया, और उससे भी ज्यादा मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे स्पॉन्सी दिए, जिनके साथ मैं इस कार्यक्रम को मैं बार बार कर पाता हूँ। क्योंकि ये समाधान मुझे एक दिन के लिए नहीं चाहिए, एक एक दिन के हिसाब से रोज चाहिए। ये नहीं है कि एक बार मुझे समाधान मिल गया तो मेरी बीमारी कट गई। जो दवाई मुझे किसी ने फ्री में दी थी, वो ही दवा मुझे किसी दूसरे बीमार व्यक्ति को फ्री में बांटनी है, और जब तक मैं बांटता रहूंगा, तब तक मैं ठीक रहूंगा, और जितना मैं बांटूंगा, उतना ही मैं अपने आप को हेल्दी महसूस करता हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे स्पॉन्सीज का भी, जिनके साथ काम करने पर मैं हर बार अपने आप को नया और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। और पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप के जितने भी जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मेरे अनुभव सुने। कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए प्लीज माफ करें। थैंक यू, ओवर टू यू। बिल्कुल रिकॉर्ड कर नरेन भाई, सकते हैं। हाँ चलिए, आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू कीजिए नरेन भाई। हाँ जी, हाँ नमस्कार। हाँ, तो मेरा नाम नरेंद्र है, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नरेन भाई, आवाज आ रही है ना मेरी? थोड़ी ब्लर्किंग हो रही है, कट कट के आ रही है भाई। हेलो, आई एम राइट प्रमिला दीदी, कंफर्म कीजिए एक बार जरा। एक हेलो, हेलो,
हाँ, हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अब जी, जी। अब सही आ रही है। हाँ। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो नरेन भाई। हाय नरेन जी। भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ। हाय। आज के दिन शराब नहीं पी है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मदर ग्रुप मुक्ति ग्रुप जयपुर है और होम ग्रुप आशा ग्रुप कोटपुतली। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल पीपल कि यार आज मुझे बोलने का मौका दिया। अभी साथ